करने का काम किया कि बिहार ने कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के उनके रथ को रोकने का काम किया है। और इसीलिए ये घोषणा पत्र कमजोर राज्यों के आर्थिक सशक्तिकरण का सवाल हो, केंद्र राज्य संबंधों का सवाल हो, डिवोल्यूशन ऑफ फंड का सवाल हो, बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का सवाल हो, इन सवालों पर बिल्कुल चुप है। और इससे कमजोर और जो पिछड़े राज्य हैं उनके अंदर गहरी निराशा है विजय जॉली से लूंगा, आपको मतदान के दौरान वो दिखेगा। मैं इस सवाल का जवाब विजय जॉली से लूंगा, लेकिन राघव, एक बात तो है कि जिस गुजरात के, विजय जॉली जी आपसे भी मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन जिस गुजरात के विकास मॉडल के दम पर आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो विकास की चाहे बात हो या बेरोजगारी की बात हो, चलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में कम से कम इतनी बात तो है कि 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इसमें इन्होंने, कांग्रेस ने 10 साल में रोजगार नहीं दिया उसका जिक्र तो किया है घोषणा पत्र में, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया कि जब 60 महीने नरेंद्र मोदी की सरकार मान लीजिए रहेगी तो उस वक्त बेरोजगारी कैसे दूर होगी। जो आपका मुद्दा है या करप्शन आम आदमी पार्टी का मुद्दा है, उसके बारे में घोषणा पत्र तकरीबन खामोश है। राघव, देखिए, केवल इसी बात पर खामोश नहीं है और कई अहम मुद्दे हैं जिन पे घोषणा पत्र खामोश है। जब आपने गुजरात की बात करी तो मैं बताऊं, जैसे गुजरात का मॉडल है वैसे ही इस मैनिफेस्टो को भी बेचा जा रहा है। एक सूखी घास है, उसको हरी पन्नी में लपेट कर बेचा जा रहा है। आप अगर इस मैनिफेस्टो को ध्यान से देखें, जो दोनों मुख्य प्रवक्ताओं ने बात रखी कांग्रेस और जेडीयू से, मैं उसके अतिरिक्त जो बिंदु है उनको उठाता हूं। अगर आप इस मैनिफेस्टो को ध्यान से पढ़ें तो ये केवल और केवल कुछ उद्योगपति, कुछ राजघरानों की विकास की बात करता है और उन्हीं को लाभ पहुंचाएगा। इसमें आम आदमी, आम इंसान की राहत के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप आरक्षण की बात करें, आरक्षण पे कुछ भी नहीं कहता। आप इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे बात करें तो कुछ नहीं कहता। नेचुरल रिसोर्सेज पे बात करें तो कुछ नहीं कहता। लैंड एक्विजिशन के लिए केवल 2 लाइनें कहता है। लैंड एक्विजिशन इतना गंभीर मुद्दा है, आज देश का किसान इतना परेशान है, उसमें अगर आप उनकी जो 2 लाइनें, जो वाक्य उन्होंने लिखे उसको पढ़ें तो उससे यह समझ में आता है कि अगर देश की इकोनॉमिक हालत की जरूरत है, देश की इकोनॉमी, देश की वित्त हालत अगर ये डिमांड करती है कि लैंड एक्वायर करा जाए तो नॉन फर्टाइल लैंड को एक सिस्टमैटिक वे से एक्वायर करा जाएगा। मतलब जहां तक कि लैंड एक्विजिशन जो एक इतना गंभीर मुद्दा है उसको केवल 2 लाइनों में टाल दिया गया है। काले धन की बात करते हैं, अरे काले धन के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे। 1960 से टास्क फोर्स बन रही है इस देश में, आज तक काला धन वापसी नहीं आ पाया, काले धन पे रोक नहीं लग सकी। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कुल मिलाकर इस मैनिफेस्टो में कुछ भी नया नहीं है और कुछ उद्योगपति, कुछ राजघरानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। ठीक है, और कई अहम मुद्दों पे ये मैनिफेस्टो चुप है और कई ऐसे मुद्दे जो इस मैनिफेस्टो में नहीं होने चाहिए थे उसको डाल दिया गया। ठीक है, मैं आपके सभी सवालों के जवाब विजय जॉली जी से लूंगा और साथ ही साथ हम ये भी सवाल पूछेंगे मीम अफजल साहब से कि सोनिया गांधी को ये क्यों कहना पड़ा कि ये घोषणा पत्र देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। इसके अलावा अखिलेश यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी कहा कि इस घोषणा पत्र में विजय जॉली जी मजदूरों और किसानों के लिए जगह नहीं है। ये सारे सवाल आपसे लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं इसको जरूर बताऊंगा, मेरे घोषणा पत्र के पेज नंबर 44 और 45 के ऊपर कृषि और उत्पादकता के ऊपर ये 2 पेज हैं और इन 2 पेज के अंदर 54 लाइनें कृषि और उत्पादकता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव घोषणा पत्र में हैं। इसलिए जो कांग्रेस के मेरे मित्र ने कहा कि कृषि के ऊपर केवल 4 लाइनें हैं, मुझे लगता है कि नीम अफजल साहब अपनी पढ़ाई करके भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो पर नहीं आए हैं। वो शायद 44 और 45वां पेज पढ़ना भूल गए, वो सिर्फ 28वां पेज को देख पाए जिसके अंदर नीचे की 6 लाइनों के अंदर जिक्र है और उसको प्रभावी ढंग से कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार का मूलचूल परिवर्तन किया जाएगा, यह भारतीय जनता पार्टी ने पेज नंबर 44 और 45 पर लिखा है और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता उसको पढ़कर आए। लेकिन प्रशासनिक ढांचे में, आधारभूत सुविधाओं में, पुलिस की व्यवस्था में, अच्छी शासन प्रणाली में, अच्छी पानी व्यवस्था में, उद्योगों में, काले धन को वापस लाने में, देश के अंदर लोगों का
देश की अर्थव्यवस्था और सरकार सर, को विजय चलाने जॉली जी, वालों विकास के दर कैसे बढ़ाएंगे प्रति आप? विश्वास बने। और नहीं। जिस विश्वास को कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों से विकास दर को कम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एनडीए का शासन था, अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, जी, मैं राजीव आ रहा हूं। 4.5% की विकास दर नहीं थी, तब विकास की दर राजीव जी, एक सेकंड रुकिए। सवाल उठाया ये है कांग्रेस के और मैं 10 कुछ साल सवाल के पूछना शासन चाहता हूं में विजय जिस जॉली। प्रकार का और इस विकास की दर के आम आदमी पार्टी लाएगी, जो दिल्ली चला नहीं सके वो देश चलाने की बात करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के 64 पेजों के इलेक्शन मैनिफेस्टो को पढ़ के आए, तब मुझे समझ में आएगी कि मैं उनसे वाद विवाद कर ठीक है। सकूं। काले धन से निपटना, बेरोजगारों को रोजगार देना, महंगाई को कम करना, विकास की दर को आगे बढ़ाना, अच्छी रक्षा नीति बनाना, विजय अच्छी जॉली- विदेश नीति बनाना, महिलाओं को सुरक्षा का भाव देना, ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है, कांग्रेस इस के इलेक्शन घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो के विजय आधार जॉली जी- बिंदु हैं। और अगर 10 साल जो कांग्रेस ने नहीं किया, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदुस्तान के अंदर फास्ट ट्रेन चलाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी को 10 साल में किसने रोका था? आज अगर हम वादा करते हैं तो हम पे दोष लगाया जाता है कि हमने कांग्रेस ठीक है, का विजय जॉली जी, इलेक्शन आपकी बात मैनिफेस्टो आपने को रखी, दोहराया अपनी है, बात। तो क्या हम कांग्रेस का अनुकरण करते दिखाई दें? ठीक हम है। विकास के नाम के ऊपर ये वाला चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ठीक है, की तरह, विजय जॉली जी। जिस प्रकार से फतवे लेकिन- जारी करवाकर, जिस प्रकार से तुष्टीकरण कर, जिस प्रकार अरे, से विजय एक जॉली वर्ग जी- को गुमराह कर भारतीय जनता पार्टी के प्रति और एक उन्माद का वातावरण कांग्रेस और बाकी पार्टियां मना रही हैं। आपको इन चुनावों के अंदर जब चलिए, विजय जॉली जी, नतीजे मुझे आएंगे आपको रोकना और पड़ेगा भारतीय यहाँ जनता पर। पार्टी की सरकार बने। का विकास दर लगातार गिर रहा है और जो पिछड़े राज्य हैं, जैसे हमारे राज्य को मिसाल के तौर पर ले लें, अगर देश की आबादी में हम 8.5% आबादी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा जो जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन है 2.59% है। और हम इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप इन राज्यों को, हमारे जैसे राज्यों को जीडीपी में हमारा प्रोपोर्शन अगर पॉपुलेशन के जैसा नहीं होगा, तो इस देश को वैश्विक चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं होगा। और इसीलिए अगर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहते हैं, हम टैक्स हॉलीडेज की बात करते हैं, अगर हम रिफॉर्मेटरी मेजर्स लेने की बात करते हैं, जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड के जो पैमाने हैं, हमने कहा जो मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है फिनांस कमीशन के अवार्ड्स, उन अवार्ड्स में स्टेट का शेयर 50% हो, एनडीसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो देश के पिछड़े राज्यों और जो विकसित राज्यों के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, उस खाई को बगैर पाटे देश के विकास दर को कायम रखना मुश्किल अफजल होगा। साहब। और इन सवालों पर जो एक वेस्ट डोमिनेंस है भारतीय जनता पार्टी है, के राजीव जी, ऊपर आपकी बात नरेंद्र हुई मोदी के पूरी। नेतृत्व में, वो कमोबेश इन सवालों पर कहीं ना कहीं खामोश इसलिए है कि बिहार जैसे राज्यों को अगर वाजिब हिस्सा हम देते हैं तो इससे उनकी जो श्रेष्ठता है और जो उनकी चौधराहट है वो कमजोर होगी। लेकिन ठीक है, देश राजीव- के हित राजीव में जी, ये सही कदम नहीं होगा। देश आपकी के बात हित में पूरी ये हुई। आवश्यक है। जी, आपकी बात जी। पूरी हुई। मीम अफजल साहब, जी। 10 साल कम नहीं होते देश को चलाने के लिए। मोदी साहब तो सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं और 5 साल में देश बदल जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन 10 साल आपको मिले और 10 साल मिलने के बाद आपके घोषणा पत्र में भी जो बात है कि हम 3 साल के बाद और 3 साल दे दीजिए तो 8% विकास दर कर देंगे। ये 8% विकास दर 10 सालों में भी तो हो सकती थी। देखिए, आपको बता दें कि विकास दर के बारे में अगर हमसे बात करेंगे तो आप अगर ये देखें कि 5 साल के एनडीए, 6 साल के एनडीए के काल में जो विकास दर का एवरेज आया है वो हमसे कम था और हमारा एवरेज कम है। हमने जिस वक्त पूरी दुनिया में रिसेशन हो रहा था उस वक्त हमारी विकास दर क्या थी, ये आप लोग रोज़ाना टेलीविज़न पर दिखाते थे और तारीफ भी करते थे। पिछले 2 साल में ज़रूर कमी नज़र आई है, लेकिन वो उसका रीज़न सिर्फ अंदरूनी हालात नहीं थे, बाहर के भी हालात थे। अब आइए आप इनके मैनिफेस्टो पर। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कही, मैं कुछ बातें आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो और उसके फ़र्क में नज़र आता है। सबसे पहले हम लोगों ने एक जो नए पहले काम किया, जैसे हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। आज हमने कहा है कि राइट टू हेल्थ हम देंगे, राइट टू पेंशन देंगे, राइट टू हाउसिंग देंगे, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, राइट टू एंटरप्रेन्योरशिप। ये हम राइट की शक्ल में देने की बात कर रहे हैं। जरा सा मुकाबला कर लें इनके मैनिफेस्टो से, कहीं इस तरह की बात है।
एक बात और मैं आपको बताना चाहता नहीं, हूं, उन्होंने आपने भी वो कहा कि सवाल 100 शहर मुझसे नहीं देंगे तो पूछा 100 शहर में कि बहुत सारे सोनिया घर तो जी ने मिलेंगे। कहा है कि आप बांटने की राजनीति वाला मैनिफेस्टो है। जी मैं बताता हूं कैसे राजनीति। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में ये बात लिखी हुई है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जब भी पॉसिबल है जब कम्युनल हार्मनी हो और सोशल जस्टिस लोगों को मिले। अब सोशल जस्टिस का जो जहां तक ताल्लुक है, मुझे कुछ कहना नहीं है, और कम्युनल हार्मनी के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कितनी शानदार कम्युनल हार्मनी बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं मैं बदनीयती से कोई काम नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ उनके लेफ्टिनेंट खास उत्तर प्रदेश के जो इंचार्ज हैं उन्होंने किस तरह की बदले की भावना और बदली की राजनीति का सबक दिया है। उन पे एफआईआर भी आज हो गई है कल, और इलेक्शन कमीशन ने भी उसका संज्ञान लिया है। अब आप मुझे बताइए कि ये बांटने की राजनीति नहीं है। ठीक है, मैं उस इसके मुद्दे अंदर पे आपने आता हूं 3 मीम पॉइंट अफजल दिए साहब, हैं जिनका मैं अभी जिक्र मुझे एक करना ब्रेक चाहूंगा। लेना है। एक अभी तरफ आप बात कर रहे हैं मदरसा मॉडर्नाइजेशन का, आप बात कर रहे हैं उर्दू जबान की तरक्की मैं का, आता हूं मीम अफजल लेकिन साहब, उस दूसरी पे भी तरफ आऊंगा। आप कह रहे हैं हम 370 लाए। जी, उस पर हम चर्चा करेंगे। घोषणा कांग्रेस के इमरान मसूद पर न शिकायत में देरी हुई, न एफआईआर में और न गिरफ्तारी में। जेल से छूटे तब जब कोर्ट ने जाने को कहा, लेकिन अमित शाह को गिरफ्तार करने में पुलिस के हाथ कांप रहे हैं। अमित शाह ने सीधे सीधे धमकी दी है, बदला लेने की बात की है। इशारे की यह भाषा सब समझ रहे हैं, बोलने वाले भी, सुनने वाले भी और बचाने वाले भी। लेकिन इसके बावजूद अमित शाह पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। उसका बदला देने का जो समय है वो अब लाठी गोली का समय नहीं है। मुगलों का जमाना था जब तलवारें तीरे चलते थे और बदला लिया जाता है। अब बटन दबाना पड़ता है बदला लेने के लिए। बटन सही जगह पे दबाओगे तो जिन्होंने ये काम किया है उनको अपनी जगह बताना। अब सवाल है कि अमित शाह गिरफ्तार क्यों नहीं होते? किससे बदला लेने की बात कर रहे हैं अमित शाह? क्यों बदला लेने की बात कर रहे हैं अमित शाह? और क्या बदला लेने की ये बात खुली धमकी नहीं है? और अगर अमित शाह ने धमकी दी है तो वो जेल खाने से बाहर कैसे है? मैं कहूँगा उन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की है, उन्होंने भड़काऊ बात कही है। वो चाहते हैं कि हालात ख़राब हों और पोलराइजेशन हो। उनके ख़िलाफ़ यकीनन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन पुलिस को और उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं मशवरा दूंगा कि अगर उनकी गिरफ्तारी होनी है और होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने अभी सिर्फ नोटिस जारी किया है, अमित शाह को जवाब देना है। बीजेपी ने बचाव किया है, तो क्या बीजेपी का बचाव अमित शाह की धमकी पर भारी है? बीजेपी कहती है अमित शाह दूध के धुले हैं, कांग्रेस बेकार में आरोप लगा रही है। कहा जाता रहा जो लोग दंगों के कैंप में है वो जो है वो पीड़ित नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक पार्टी के लोग घुसे हुए हैं। तो निश्चित तौर से अपमान है और अपमान का बदला लेना चाहिए। बीजेपी कुछ भी कहे और कुछ भी कहे कांग्रेस, लेकिन फैसला चुनाव आयोग को करना है, पुलिस को करना है। और पुलिस ने अभी अमित शाह को खुला छोड़ा हुआ है। अगर बदले की बात छोड़ भी दे तो अमित शाह ने बीजेपी के सत्ता में आने की सूरत में यूपीए सरकार को गिराने की सीधी धमकी दी है। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को खुली धमकी दी है। कहा है अगर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाएगी। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। इन सारी घटनाओं के बावजूद एक लाइन की खबर यह है कि अमित शाह आजाद है, उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है और वो बदले की बात पर कायम है। और बीजेपी भी मानती है कि अमित शाह ने जो कहा है एकदम ठीक कहा है। अब देश ये जानना चाहता है कि क्या इमरान मसूद की धमकी और अमित शाह की धमकी में कोई बड़ा और बुनियादी अंतर है, सिवाय इसके कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के दुलारे हैं और उनकी धमकियों को विचारपूर्ण बताना बीजेपी की मजबूरी है। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और मैं जल्दी से जो हमारा पैनल है उनसे आपका परिचय एक बार फिर करा दूं। मीम अफजल कांग्रेस के प्रवक्ता, विजय जॉली भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ अब जुड़े हैं अशोक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से। विजय जॉली साहब, इमरान मसूद का बयान जब आया था पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कूद पड़ी थी कि ये क्या हो रहा है, किस तरह की राजनीति है। उसी इलाके में जाकर के 3 दिन हो गए हैं, अमित शाह जो आपके उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं वो बदला लेने की बात कर रहे हैं
और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वो बदला लेने का उनकी मंशा कुछ और है, वो कुछ और बात कह रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है विजय जॉली? देखिए, मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, इमरान मसूद और अमित शाह के बयानों के अंदर कोई भी समानता नहीं है। इमरान मसूद ने कहा था मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा। कहीं पर भी अमित शाह ने इस प्रकार का प्रोवोकेटिव बयान नहीं दिया। हां, जिन लोगों का गुस्सा अराजकता के खिलाफ है, जिन लोगों का गुस्सा दंगों के खिलाफ है, जिन लोगों का गुस्सा बढ़ती महंगाई के खिलाफ है, आप कह रहे हैं कि बयान बिल्कुल ठीक है, बदला लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बयान बिल्कुल ठीक है, क्रोध की परिणति नहीं तो आप कह रहे हैं कि बयान बिल्कुल ठीक है, बदला लेना चाहिए। उस क्रोध की परिणति उन अव्यवस्थाओं के प्रति अपना क्रोध है, तो क्रोध का आप किस प्रकार से परिणति करेंगे? क्या आप तो बदला लेंगे की भावना, जिन लोगों ने आपको बेरोजगार रखा, जिन लोगों ने आपके जीवन के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़काए, जिन लोगों ने आपके जीवन के अंदर महंगाई से आपको त्रस्त किया, तो क्या लोग उन लोगों के प्रति मन के अंदर ये इतनी साधारण बात है जितनी साधारण बात विजय जॉली कह रहे हैं। गुस्से की परिणति, गुस्से की परिणति अगर राजनीति के अंदर बटन दबाकर नहीं होगी, तो इमरान मसूद ने ये इतनी साधारण बात है क्या विजय जॉली जो कह रहे हैं मीम अफजल साहब? उन दोनों के वक्तव्यों को ठीक है विजय जॉली, पर भी आप समानता के आधार पर नहीं ले सकते। बोलना बंद करें तो मैं आगे बढ़ूंगा। कहा है वो राजनीति की परिधि में रहकर उन्होंने ये कहा है कि जो गुस्सा लोगों के मन में इस पूरे घटनाक्रम से है, उसके प्रति गुस्से का इजहार विजय जॉली दबाकर अपने गुस्से को उजागर करना और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए ये गुस्से को कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने किसी को नहीं कहा मैं किसी को मारने की विजय जॉली जी, मैं किसी संप्रदाय विजय जॉली जी खिलाफ बोलता हूं। उन्होंने किसी की बोटी बोटी करने की बात नहीं की। विजय जॉली जी, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद और उनके जो पिट्ठूदर है, जो राजनीति संप्रदाय के आधार पर करना चाहते हैं, वो अमित शाह के खिलाफ एक्शन की बात करते हैं। ठीक है विजय जॉली जी, विजय जॉली जी, चुनावों के बाद देखिए आप थोड़े शराफत का बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। विजय जॉली जी, विजय जॉली जी, आगे बाकी 6 लोग और हैं, उनको भी बोलने का मौका देंगे। अगर पूरा भाषण आप ही देंगे तो बाकी बात कैसे होगी? 6 लोगों से मालूम नहीं है। ठीक है, बात अब रुकिए, अब आप रुक जाइए ना। उस आरोप को नेस्तना नबूद करना, साफ करना, पारदर्शी करना, उसके लिए मुझे आपने इस चैनल पे बुलाया है। ठीक है, आप 6 बुलाएं या 10 बुलाएं, ठीक है, विजय जॉली के नेता के ऊपर आरोप लगता है। ठीक है, मैं अब मीम अफजल से के पास जाता हूं। मीम अफजल साहब, जिस तरह की बात ये कह रहे हैं, बहुत साधारण बात तो ये है नहीं, दोहरे मापदंड है। जब इन्होंने कहा इमरान मसूद को लेकर के, वो बयान भी उतना ही निंदनीय है जितनी आज सवाल उठ रहे हैं कि बदला लेने की राजनीति पर। देखिए, मैं अल्फाज दोहराना भी नहीं चाहता, लेकिन चूंकि विजय जॉली ने कह दिया है कि उन्होंने कहा था बोटी बोटी कर देंगे, बिल्कुल गलत कहा था। उसको हमने कभी सपोर्ट नहीं किया और उसके खिलाफ मुकदमा हुआ और उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी ये कहा है कि जो लोग कहते हैं बोटी बोटी कर देंगे, इलेक्शन चुनाव हो जाए फिर देखते हैं कौन किसकी बोटी बोटी करेगा। हाँ, ये भी उतना ही बड़ा धमकी आमेज था। तो मुकदमा तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए और गिरफ्तारी वसुंधरा राजे सिंधिया की भी होनी चाहिए। लेकिन आपने थोड़ा सा इसको अमित शाह की तरफ डाइवर्ट किया है। अमित शाह जी ने जो अपनी तकरीर की है वो एक व्यक्ति, एक विशेष समुदाय के दरमियान में की है। वो अगर इंसाफ के नाइंसाफ़ी के खिलाफ वो अपील कर रहे थे, तो वो अपील के अंदर वो चाहते तो मुजफ्फरनगर के किसी मुस्लिम गांव में जाके मुसलमानों के दरमियान जाके भी अपील करते और ये कहते कि भाई बदला लो बैलेट के ज़रिए से, बुलेट के ज़रिए से नहीं। तो हमें खुशी होती कि अमित शाह के दिल में मजलूमों का दर्द है। लेकिन मसला ये है कि अमित शाह को जो एक तबका है जहां वो तकरीर कर रहे हैं, तो वो तो मजलूम नज़र आते हैं। उनके बदले के लिए तो, और फिर पूरी तकरीर आपने नहीं सुनी है और विजय भाई ने भी शायद नहीं सुनी है, या सुनी है तो वो जिक्र नहीं कर रहे इसका। उन्होंने बटन दबाने का जिक्र ज़रूर किया है। ऐसा बटन तो उन्होंने गोधरा के बाद भी गुजरात में दबाया था। हम उसके नताइज भी देखते हैं कि जब वो बटन दबाते हैं तो क्या होता है। और आपको ये याद होगा, जिस वक्त अमित शाह को इंचार्ज बनाया गया था उत्तर प्रदेश का,
तो तमाम टीवी चैनल्स ने यह बात लिखी थी कि उनको एक खास जिम्मेदारी दी गई है कि जाकर के उत्तर प्रदेश में कम्युनलिज्म फैलाएंगे, दंगे करवाने की कोशिश करेंगे और उसी राजनीति को जिंदा करेंगे जो गुजरात से छोड़ करके आए हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी विकास की ट्रेन लेकर गुजरात से निकले थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में आकर के ये विकास की ट्रेन जो है बिल्कुल बदले की भावना से ध्वस्त हो गई है और उनके पास आज सिर्फ एक एजेंडा रह गया है। उनका एजेंडा विकास नहीं है, उनका एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना, अक़लियत के खिलाफ अक्सरियत को भड़काना। और मैं समझता हूं इस तरह से वो कोई देश की खिदमत नहीं कर रहे, वो देश को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं इस देश की 15% आबादी को आप एक टिकट दें या 2 टिकट दें और उसके बाद कहें हम सबके साथ बराबर का सलूक करते हैं। 15 साल में आप 11% मुसलमानों में एक सिंगल टिकट गुजरात में ना दें और आप कहें कि हम सबके साथ बराबर की राजनीति करते हैं। आप पिछले 15 साल में सेंटर से जाने वाले एक भी वजीफे को, एक भी स्कॉलरशिप को एक गरीब बच्चे मुसलमान को या अक़लियत के बच्चों को ना देने दें और उसके बाद कहें कि हम मदरसे का विकास करेंगे, आप कहें उर्दू जबान की हम विकास करेंगे, तो माफ कीजिए इस तरह की बातें हमने बहुत सुनी है। ठीक है, आपकी इस पर कोई आम आदमी आपका यकीन नहीं करेगा। ठीक है, आम आदमी से पूछ लेते हैं जो आम आदमी के नुमाइंदे हैं, राघव चड्ढा। राघव, पूरी तरह से चुनाव सांप्रदायिक हो चुके हैं, चाहे वो इमरान मसूद का बयान हो या उसके बाद अमित शाह या वसुंधरा राजे सिंधिया, ये तो दिख ही रहा है कि चुनाव सांप्रदायिक हो चुके हैं इस बार के। देखिए बिल्कुल ये बड़ी दुखद बात है। मैं एक युवा पीढ़ी से आता हूं तो मैं ये बताऊं कि हमारी पीढ़ी में बिल्कुल यही बात है कि 18वीं सदी और 19वीं सदी की जो राजनीति है इसको त्याग के विकास की राजनीति करें तो बहुत अच्छा रहे, मुद्दों की राजनीति करें तो बहुत अच्छा है। जब गुजरात की ट्रेन मोदी साहब ने निकाली तब तो वो थोड़ा थोड़ा विकास बोलते थे, बट वो विकास की जो बातचीत थी, जो फरेब था, वो बहुत जल्दी ही छूट गया और अब केवल और केवल सांप्रदायिकता, धर्म और जाति के नाम पे बंटवारे की और विभाजनकारी नीतियों की बात होती है। चाहे वो पिंक रेवोल्यूशन की बात हो, चाहे अमित शाह का बयान हो, चाहे राम मंदिर और आर्टिकल 370 का इनके मैनिफेस्टो में बखान किया हो, ये सारी की सारी चीजें दिखाती हैं कि केवल विकास को परे कर दिया गया है और केवल वोट पोलराइज करे जा रहे हैं और हिंदू वोट को कंसोलिडेट करा जा रहा है। ठीक है, ये आज जैसे भी मीम अफजल साहब बता रहे थे, यूपी में, मेरे को बात रखने दे, एक बस मैं 2-3 अहम मुद्दे और उठाना चाहता हूं। यूपी में इन्होंने टिकट बंटवारे पे बात करी, 80 सीटें हैं यूपी में, एक भारी मुसलमान जाति वहां रहती है, एक टिकट भी मुसलमान को नहीं दी बीजेपी ने। तो ये बात करते हैं कि हम जोड़ के बात करेंगे। ये आज इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का इन्होंने अपना कोटेशन लिखा। मैं बताऊं, इनका असली नारा था जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था कि बाबरी हुई हमारी, अब है काशी की बारी। तो ये उन्होंने उस समय नारे लगाए थे। और आज जो राम मंदिर की बात लिखी गई है, इस बात पे अभी तक हमने चर्चा ही नहीं करी, अभी इस पर चर्चा ही नहीं हुई। आपको ये पॉइंट आउट करना चाहिए। आज उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात लिखी है, वो कहते हैं दैट वी विल एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम उसके बाद राम मंदिर बनाए। आज एक बात मुझे बताइए, आज ये कह रहे हैं कि अगर संविधान के प्रावधानों के हिसाब से राम मंदिर बनाया जाएगा तो बाबरी मस्जिद का संविधान के प्रावधानों के अनुसार तोड़ा गया था। और यदि ये अगर संविधान को आज मान रहे हैं तो पिछले 3 दशकों से जो ये वादे कर रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो वो वादे क्या झूठे थे? मेरा सारे राजनेताओं से, सारे नेताओं से एक ही दरख्वास्त है, ये 19वीं सदी की राजनीति को छोड़िए, विकास और मुद्दों की राजनीति पे आइए। भ्रष्टाचार और महंगाई से कमर टूट गई आम आदमी की। ठीक है, अशोक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के नेता, महासचिव हैं लखनऊ से। डॉक्टर वाजपेयी, इमरान मसूद के खिलाफ मुकदमा हुआ, शाम तक गिरफ्तारी हो गई, अमित शाह में इतनी देरी क्यों हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से जो इमरान मसूद के खिलाफ कार्रवाई हुई उससे ज़्यादा गंभीर अपराध है और ये कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को इन्हें नोटिस दिया है और मैं समझता हूँ जैसे ही निर्वाचन आयोग इसके निर्देश देगा तत्काल इस संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से इस देश की राजनीति को सांप्रदायिकता के रंग में रंगने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह के बयान अमित शाह ने दिए हैं वो बहुत गंभीर है और इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और ये बात तो भारतीय जनता पार्टी की तभी स्पष्ट हो गई थी, मुजफ्फरनगर दंगे के जो आरोपी थे उनको सम्मानित महिमा मंडित करके लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। अगर जरा सी सदा सहता होती तो ऐसे प्रत्याशियों को जिनको चार्जशीट किया गया
था, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुए थे और दंगे के दोषी थे, कम से कम राजनीतिक दलों को जब तक उस पर स्पष्ट जांच आख्यान आ जाती तब तक उन लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए था। लेकिन ये शुरू से ही ये संदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि समाज को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटना चाहती है और यही बंटवारे की राजनीति उसने हमेशा से की है। और आज जो उनका घोषणा पत्र आया है वो भी इसी बात को दर्शाता है कि उन तमाम सारी चीज़ों के अब विकास के मुद्दे पीछे रह गए हैं। अब चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे कॉमन सिविल कोड हो, ये और चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, वो पुनर्जीवित करके उनको उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को ले जाने का काम किया है। ये छद्म राजनीति है। निश्चित रूप से लोगों को विकास की बात करके छलावा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। न उसकी रीति नीति में कोई परिवर्तन हुआ है, न कोई सिद्धांतों में परिवर्तन हुआ है। और जिस तरह से आज मोदी जी ने कहा है कि अब हम किसी भी द्वेष से काम नहीं करें, इसका मतलब अभी तक उनका कार्य द्वेषपूर्ण रहा या उनको स्वयं इस बात का गिल्टी वो अनुभव कर रहे हैं कि हमारे ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है और ये सफाई उन्हें देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और मैं समझता हूं कि ऐसा कभी भी देश के उन नेताओं ने जिनको प्रधानमंत्री बनने की जिनसे अपेक्षा थी, उन लोगों ने कभी इस तरह का जनता को। ठीक है अशोक जी, अभी मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ऐसी जरूरत उनको पड़ी। लेकिन एक सवाल है जो हम ब्रेक के बाद पूछेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात होती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात होती तो उसमें बोटी बोटी करने वाले बयान चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो क्यों आते हैं, गुलाबी क्रांति की बात चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो क्यों होती है, मुजफ्फरनगर दंगों में शामिल जो लोग हैं उनको टिकट दिए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये सब क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सहमत है, उसका बदला देने का जो समय है वो अब उत्तर प्रदेश में एक भी सीट किसी मुस्लिम को क्यों नहीं, मुजफ्फरनगर दंगे के जो आरोपी हैं 3 उनको टिकट क्यों, ये बड़े गंभीर सवाल हैं जो आपके एक भारत श्रेष्ठ भारत के दावों पर सवाल खड़े करते हैं। विजय जॉली, देखिए हर एक राजनीतिक दल अपनी विचारधारा और अपना पथ किस पथ पर उसको चलना है वो तय करता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी उस भारत जिस भारत के अंदर 80% हिंदू मूल के लोग रहते हैं, हमने कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम के ऊपर राजनीति नहीं की है। हाँ ये जरूर है हमारे विरोधी हमें इस प्रकार से पेंट करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी तो देश के अल्पसंख्यक और विशेष तौर से मुसलमान विरोधी मानसिकता रखती है। अगर ऐसा होता तो गुजरात में 3 बार नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा नहीं आती। ये जो गुजरात के बटन की बात कर रहे हैं वो बटन डेवलपमेंट का रहा है, विकास का रहा है, आगे बढ़ो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम के ऊपर एक दूसरे के अंदर विद्वेष मत तय करो। अगर तौकीर रजा को सबसे पहले अगर किसी ने गले लगाया तो अरविंद केजरीवाल ने लगाया। जिस प्रकार से जामा मस्जिद के इमाम साहब ने फतवा जारी करने की बात करी कांग्रेस के पक्ष में, मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को देश के अंदर और इनकी सहयोगी 2004 में इमाम साहब ने आपके पक्ष में फतवा जारी किया था। मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर अब आप लोगों को पिछड़ा नहीं रख सकते। अगर 60 साल केंद्र में सत्ता में रहने के बाद भी आज अगर मुसलमान पिछड़ा है उसके लिए कांग्रेस की वो नीतियां दोषी है जिसके कारण हिंदुस्तान का मुसलमान मेन स्ट्रीम के अंदर जुड़ नहीं सका। गरीबी से, बेरोजगारी से, शिक्षा के अभाव में अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आए हम मुसलमानों और
उस पूरे जगत का, उनके जो शिक्षा के आयाम है उनके अंदर और बेहतरी करने के लिए सरकार की तरफ से उनका सहयोग देंगे, तो आप क्या हमें सांप्रदायिक कहेंगे? अगर सांप्रदायिक होते तो गुजरात में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती, और विशेष तौर से उन इलाकों में जहां पर 50% से ज्यादा मुसलमान भाई और बहनों की तादाद थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। इसलिए हमें और पॉलिटिकल पार्टी से इसके ऊपर पाठ लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है देश की सुरक्षा के लिए, देश की शुचिता के लिए, देश के विकास के लिए, देश के नौजवान को रोजगार दिलाने के लिए, महिलाओं को कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए अगर कोई पार्टी और कोई नेता इस देश में कटिबद्ध है तो भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिसकी सभाओं में 8 लाख लोगों की सभाओं के हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेशों में होते हैं। कहीं राहुल गांधी जी की फेल सभा हुई। ठीक है, हो गया जी, आपका भाषण हो गया विजय जॉली जी। विजय जॉली जी, आपका भाषण हो गया, ठीक है, हो गया। मीम अफजल साहब, 48 दिन में लिफाफा, इसमें मैं बस इतना मैं जरूर जोड़ दूंगा कि ठीक है, जो उनकी सफाई है उनकी जगह पे है, लेकिन एक तथ्य तो है जिस तथ्य से कोई नकार नहीं सकता, और वो ये कि गुजरात में जो 20-22 मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो इस बार जीते ही थे, तीसरी बार जो विधानसभा के चुनाव जो हुए हैं जिसमें मोदी की जीत हुई है। भाई यही तो गलतफहमी है ना कि अब ये झूठ भी बोलते हैं कि मुसलमान इन्हें वोट डालता है। भाई डरा करके आप मेजॉरिटी को एक तरफ करके राजनीति कर रहे हो तो करो, बड़े शौक से करो। आप अगर समझते हो कि विकास इस तरह होगा देश का तो करिए, बड़े शौक से कीजिए। आप क्या मेरे भाषण से तो फिर इसे डेमोक्रेसी का नाम मत दीजिए ना, आप डेमोक्रेसी का नाम मत दीजिए। विकास की डगर देखते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। कोई किसी को डेमोक्रेसी पे भाषण मत दीजिए। जनता को डराएगा। मैं इनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरा भारत जानता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनको कहती हैं, और इनकी राजनीति जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से विकास की बात से शुरू हुई थी और आखिर में पोलराइजेशन की राजनीति पर ये लोग आ गए। ये समझ रहे हैं जैसे गुजरात में इन्होंने मुसलमानों को साफ कर दिया है, इसी तरह पूरे देश के मुसलमानों को भी ये साफ कर देंगे। के साथ धोखा किया है, तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो कोशिश करने दीजिए ना इनको। बख्शने वाली नहीं है, बदला आपका स्वागत है, गुस्से से बदला लेगी। जॉली जी आपका स्वागत है, हम लोग तैयार हैं। देखिएगा, हम देखते हैं कि इस देश का जो सेकुलर, इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी या हिंदुओं के अंदर जो 90% सेकुलर लोग हैं, आप उनको कैसे अपने साथ मिलाएंगे? ठीक है, मुसलमान हिंदू कोई आपके साथ आने वाला नहीं है। जनता पार्टी को अगले आपका मैनिफेस्टो विकास की नई बोतल में विनाश की पुरानी शराब लेकर के आया है ये मैनिफेस्टो। आप उससे आगे जा ही नहीं सकते। आप बताइए, आपका विजन ही नहीं है इस देश के लिए। 10 साल आपका विजन है देश को बांटना, अराजकता, आपका विजन है माइनॉरिटीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, आपका विजन है इस देश में एक व्यक्ति, एक विशेष वर्ग को दबा करके राजनीति करना। आपका एजेंडा है देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी से डराने का काम करना। शासन में दंगे हुए, क्यों दंगे? आप इसमें कामयाब नहीं होंगे, कांग्रेस आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। शासन में क्यों हुए उसका आप इसमें दंगे आप ही कराते थे ना, दंगे तो आप ही कराते थे। मुजफ्फरनगर में आप ही ने दंगा कराया। यूपी में आपकी, भाई मुजफ्फरनगर में आपने दंगा कराया, केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में, और दंगे तो हमने कब कहा? हम तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने और आपने मिलकर के पूरी साजिश करी थी। करने वाला झूठ मत बोलिए। नीम अफजल जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैं आपको विद्वान मानता हूं, आप कांग्रेस पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन झूठ की बिना पर आप वाद विवाद मत करिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चलिए, मैं आप वक्त बहुत कम है, मीम अफजल साहब, जॉली जी एक छोटा सा कमेंट वहाँ आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा से आपको देना चाहता हूँ। राघव का लफ्ज जो है वो अनपार्लियामेंट्री है। बात हो रही थी की बात नहीं करता। गुजरात में
मुसलमानों ठीक है जॉली जी, जल्दी खत्म हो तो मैं अपनी बात रखूं। हाँ बोलिए बोलिए राघव बोलिए। मुसलमान भी मेरे उतने ही भाई हैं। चलिए जॉली, भाई विजय जॉली, विजय जॉली, विजय जॉली अभी ये ताकत बचा के रखिए, 38 दिन बचे हुए हैं अभी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 3 दफा। हाँ बोलिए बताऊं राघव। गुजरात में कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। अगर आप गुजरात की पॉलिटिकल को सिनेरियो को क्लोजली स्टडी करें तो गुजरात में कुछ ऑपोजिशन ही नहीं है। जो वहां पे कांग्रेस के मुख्य चेहरे हैं वे गुजरात सरकार के कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपस में मिली भगत है और इस हिसाब से हमेशा नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है। और जहां तक कि गुजरात के वोट शेयर की बात है, तो अगर आप उनके पुराने इलेक्शन से लेकर अभी तक के इलेक्शन की स्टडी करें तो उनका वोट शेयर घटा है, उनकी पॉपुलैरिटी घटी है। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी कोई बड़े पॉपुलर लीडर हैं। दूसरी चीज, जहां तक सांप्रदायिकता की बात कर रही है, मेरा 2-3 सवाल हैं आज के इनके मैनिफेस्टो के ऊपर ही। ये बात करते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप हुकुम सिंह को टिकट देते हैं, मुजफ्फरनगर राइट्स कराने वो सवाल हो चुका है, आप कहते हैं भ्रष्टाचार हटाएंगे। आप येड्यूरप्पा जी को टिकट देते हैं, आप रामकृपाल यादव को टिकट देते हैं। मतलब आप जो बात अपने मैनिफेस्टो में 2-4 सही बातें भी करते हैं, आप उसके भी खिलाफ अपने एक्शंस में दर्शाते हैं। आपकी जो एक्शंस हैं, जो आपकी करनी है, वो आपकी कथनी से मैच ही नहीं करती है। तो कृपया करके आपका जो भी आखिरी कमेंट अशोक वाजपेयी करें, उसी की बात करें। ठीक है राघव, अब समय मेरे पास नहीं रहा, आखिरी कमेंट अशोक वाजपेयी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वयं कहा था कि इनके नेताओं का असली चेहरा है, खोटा दूसरा है। और आज वो बात सारी स्पष्ट होती दिखाई पड़ रही है कि इनका असली चेहरा आज जो घोषणा पत्र आया है उसमें तमाम सारी चीज़ें वो हैं जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती रही। और लेकिन पिछले 1 साल से जो प्रचार हुआ जबकि चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा, विकास कहीं नहीं है। इनका सांप्रदायिकता के आधार पर समाज को बांटने की जो रणनीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, आज भी इस 16वीं लोकसभा के चुनाव का आधार वही है। और देश में जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का हमेशा प्रयास किया गया, जिस तरह से आज चाहे अमित शाह जी का भाषण हो या और अमित शाह के बारे में मैं इनसे सवाल पूछता, मेरे पास समय कम है और ये बहुत ज्यादा समय ले लेते विजय जॉली, लेकिन अमित शाह के बारे में भी सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए था कि एक गृह मंत्री जो किसी राज्य के थे, आखिरकार उनको उन्हीं के राज्य में उनकी एंट्री पर पाबंदी क्यों है। ये सवाल मैं लेता, लेकिन समय अब नहीं रह गया। बहरहाल निष्कर्ष ये जरूर है कि जहर और नफरत की राजनीति में राजनीतिक दलों को कुछ सीटें ज़रूर ज़्यादा मिल जाएंगी। ये भी हो सकता है कि किसी एक दल की सरकार भी बन जाए, पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि बोटी बोटी, टुकड़े टुकड़े, अपमान और बदले की इस राजनीति से देश का कितना भारी नुकसान हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस दावे के बीच सभी राजनीतिक दल खतरनाक जोश और कट्टर सोच की राजनीति क्यों कर रहे हैं, इस पर विचार जरूरी है। नमस्कार।